स्वागत है इस ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां 300 सालों से भी ज्यादा का वक्त सिमटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। कैसे उनके सैन्य अभियानों, कमाल की प्रशासनिक सोच और बेहतरीन सांस्कृतिक तालमेल ने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा दौर है जिसने हमारी आज की दुनिया को भी गहराई से गढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे युग को आसानी से समझने के लिए हम इसे साम्राज्य के जन्म से लेकर उसके अंतिम पतन तक 5 अलग-अलग पड़ावों में बांटकर देखेंगे। इससे हमें तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर इस विशाल साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना का वो दौर जो लगातार युद्धों और संघर्षों से भरा था। अगर हम समय के पहिए को पीछे घुमाएं तो ये कहानी शुरू होती है 1526 में। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने भारत के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी, और ये सिलसिला चलता रहा 1857 तक, जब ब्रिटिश सत्ता ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। सोचिए, 3 सदियों से भी ज्यादा का वक्त। शुरुआती दौर की बात करें तो पानीपत का पहला युद्ध एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बाबर ने इसमें जीत कैसे हासिल की, इसका बड़ा कारण था बारूद वाले तोपखाने और तुलुगमा नाम की अचूक सैन्य रणनीति, जो उस समय भारत के लिए बिल्कुल नई चीजें थीं। फिर खानवा के युद्ध ने मुगलों के पैर और मजबूती से जमा दिए। लेकिन ठहरिए, यह सफर इतना भी सीधा नहीं था। बाबर के बेटे हुमायूं को अफगान चुनौती का कड़ा सामना करना पड़ा, और चौसा तथा कन्नौज के युद्धों में हारने के बाद कुछ समय के लिए सत्ता गंवानी भी पड़ी थी। इसी बीच के समय में एंट्री होती है शेर शाह सूरी की। उन्होंने सूर साम्राज्य की स्थापना की और हुमायूं को सत्ता से बाहर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि शेर शाह सूरी ने जमीन नापने के तरीके, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, डाक व्यवस्था और चांदी के रुपए जैसे शानदार प्रशासनिक सुधार किए। आगे चलकर इन्हीं सुधारों को मुगलों ने अपनाया और अपनी कामयाबी की नींव को और भी मजबूत बनाया। अब आगे बढ़ते हैं उस दौर की तरफ जिसे मुगल इतिहास का सबसे सुनहरा समय कहा जा सकता है, महान शासकों का युग। इस दौर में एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ जहां अकबर ने सुलह कुल यानी सभी के लिए शांति और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे राजपूतों के साथ उनके रिश्ते सुधरे और साम्राज्य को स्थिरता मिली, वहीं दूसरी तरफ दशकों बाद औरंगजेब का नजरिया काफी रूढ़िवादी रहा। उन्होंने जजिया कर दोबारा लगा दिया और मंदिरों को नष्ट करने जैसे कदम उठाए, जिसके नतीजे में जगह जगह क्षेत्रीय विद्रोह भड़क उठे और साम्राज्य की घरेलू शांति छिन गई। लेकिन इन दोनों के बीच का जो समय था ना, वो काफी स्थिर और कलात्मक था। जहांगीर को उनकी न्याय व्यवस्था और चित्रकला से गहरे लगाव के लिए जाना गया। उनके बाद आए शाहजहां, जिन्हें अक्सर निर्माता सम्राट भी कहा जाता है। उन्हीं के शासनकाल में वास्तुकला ने अपने अद्वितीय स्वर्ण युग में कदम रखा, जहां एक से बढ़कर एक शानदार इमारतें बनवाई गईं। खैर, इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार और कला से तो नहीं चलाया जा सकता था। तो चलिए समझते हैं कि रोजमर्रा के स्तर पर इनका प्रशासन और अर्थव्यवस्था आखिर काम कैसे करते थे। इस प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी मनसबदारी प्रथा। ये एक बहुत ही कमाल की प्रणाली थी, जिसने कुलीन वर्ग यानी नोबल्स को एक सख्त और स्पष्ट पदानुक्रम में बांट दिया था। सबसे खास बात यह थी कि यह सिर्फ सेना तक सीमित नहीं थी, बल्कि नागरिक प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी इसी सिस्टम का हिस्सा थे। इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इस व्यवस्था में 2 तरह के रैंक होते थे, जात और सवार। जात से यह तय होता था कि किसी अधिकारी का रुतबा क्या है और उसकी तनख्वाह कितनी होगी, जबकि सवार ये तय करता था कि सम्राट के लिए उस अधिकारी को कितने घुड़सवार सैनिक हमेशा तैयार रखने होंगे। बिल्कुल एक सुव्यवस्थित आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह। जाहिर है, सबसे ऊपर तो सम्राट ही होता था, लेकिन फैसले लेने के लिए वो एक बेहद संगठित केंद्रीय कैबिनेट पर निर्भर था। इसमें वित्त संभालने वाले वजीर, सेना प्रमुख मीर बख्शी, न्याय देखने वाले काजी और धार्मिक मामलों के प्रमुख सदरुस सुदूर शामिल थे। ये पूरा सिस्टम ऊपर सूबे से लेकर नीचे परगनों और छोटे गांवों तक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बटा हुआ था। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरा खजाना मुख्य रूप से खेती और नकदी फसलों पर टिका था। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई राजा टोडरमल की दहसाला प्रणाली। ये कोई आम कर व्यवस्था नहीं थी। इसमें पिछले 10 सालों की औसत पैदावार और कीमतों के आधार पर टैक्स तय किया जाता था। सोचिए, 16वीं सदी में इस तरह का डेटा संचालित सिस्टम इस्तेमाल करना कितनी दूरदर्शी सोच थी। भरपूर पैसा और एक मजबूत शासन प्रणाली होने का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा मिला। तो आइए कला,
वास्तुकला और उस समय के समाज पर एक नज़र डालते हैं। मुगलों ने एक ऐसी इंडो इस्लामिक संस्कृति को जन्म दिया जिसकी मिसाल आज भी मिलना मुश्किल है। शानदार गुंबद, ऊंची मीनारें, खूबसूरत बाग, संगमरमर पर पिट्रा ड्यूरा की कारीगरी और एकदम सटीक समरूपता, ये सिर्फ डिजाइन नहीं थे। ताजमहल और हुमायूं का मकबरा जैसी इमारतें आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं और उस दौर की भव्यता की गवाही देती हैं। और हाँ, ये सांस्कृतिक क्रांति सिर्फ पत्थरों तक ही सीमित नहीं थी। साहित्य के क्षेत्र में भी जबरदस्त काम हुआ। बाबर की बाबरनामा, अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी और जहांगीर की तुज़ुक-ए-जहांगीरी जैसी किताबें फारसी, हिंदी और उर्दू में लिखी गईं। आज अगर हम मुगल इतिहास को इतने करीब से समझ पाते हैं तो उसका पूरा श्रेय इन्हीं किताबों को जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर उरूज का एक ज़वाल होता है। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद आखिर इस साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? चलिए अब मुगलों के पतन और उनकी छोड़ी गई विरासत की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, इतनी बेहिसाब दौलत, इतनी विशाल सेना और इतने मजबूत प्रशासन वाला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? दरअसल ये कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिस्टम के अंदर एक के बाद एक कई खामियां उभरने लगी। पतन के कई कारण एक साथ जुड़ गए थे। एक तो कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी, ऊपर से दरबार का भ्रष्टाचार, जागीरों की भारी कमी से उपजा जागीरदारी संकट प्रशासन को खोखला कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मराठा, सिख और जाटों के लगातार क्षेत्रीय विद्रोहों ने रही सही कसर पूरी कर दी। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी यूरोपीय ताकतों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा साल भी आया जिसने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी, 1739। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो उसने न सिर्फ बेतहाशा लूटपाट की, बल्कि वो अपने साथ बेशकीमती मयूर सिंहासन और मशहूर कोहिनूर हीरा भी ले गया। इस एक घटना ने दुनिया के सामने चीख कर बता दिया कि मुगल साम्राज्य अब बस नाम का रह गया है। पतन का ये सिलसिला जो 1707 में औरंगजेब की मौत से शुरू हुआ था और 1739 के नादिर शाह के हमले से गहराया था, वो अंततः 1857 की क्रांति के साथ खत्म हो गया। अंग्रेजों ने अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया और इसी के साथ मुगल सत्ता का औपचारिक रूप से सूर्य अस्त हो गया। आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम पहलू ये है कि भले ही एक राजनीतिक ताकत के रूप में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन उनका प्रभाव कभी नहीं मिटा। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को राजनीतिक रूप से जोड़ा, एक विशाल व्यापारिक अर्थव्यवस्था को खड़ा किया और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था दी जिसने समाज को गहराई से पिरोने का काम किया। यही वजह है कि आज भी लाल किले की भव्यता से लेकर हमारी आधुनिक शासन व्यवस्था के कई प्रशासनिक शब्दों में मुगल काल की गूंज सुनाई देती है। जैसा कि कहा जाता है, उनके बनाए हुए स्मारक और संस्थाएं आज भी भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी और अहम विरासतों में गिनी जाती हैं। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि कैसे इस 300 साल पुराने साम्राज्य ने व्यापार, संस्कृति और प्रशासन को एक नया रूप दिया, तो जरा सोचिए, आज के आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे आसपास के माहौल, भाषा या खानपान में आपको मुगल काल की झलक और कहां-कहां दिखाई देती है? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस इतिहास को समझना ही असल में हमारे आज को समझने की पहली